हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे विश्व इतिहास के कुछ विषय जो कि क्लास 11 का एनसीईआरटी है। और एक मिनट। हाँ, तो इसमें हम करेंगे आज 3 वर्ग के बारे में। इसके पहले हमने ये यावर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। ये क्लास 11 का एनसीईआरटी है। सॉरी सॉरी, एक मिनट। चैप्टर 4 है, ओके। चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का। और मेरा नाम प्रिया, मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी। जो इतिहास है ये, और इतिहास में डिटेल एनालिसिस करेंगे यूपीएससी की बेसिस पे, यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली यूपीएससी के लिए, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि कोई लोग आपको कहते हैं नहीं इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे, जो पूछने का तरीका है वो सेम यूपीएससी जैसा भी है। तो इतिहास में बहुत सारे लोग इस चीज़ स्किप करते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। इस इतिहास के कुछ विषय में 3 वर्ग के बारे में क्लास 11 का एनसीईआरटी है, चैप्टर 4 आपको भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट। तो 3 वर्ग, 3 बदलती परंपराएं, 3 वर्ग बदलती हुई संस्कृति परंपराएं, इन सबके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये बता सकते हैं चित्र आप, बदलती परंपराएं। हमने देखा कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास और विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों में से कुछ यायावरों के थे, कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारी तंत्रों पर आधारित थे। मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और उनमें उनसे पूर्व आने वाले साम्राज्यों जैसे मिस्र, असीरिया, चीनी और मौर्य में यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पहले 4 साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे, महाद्वीपीय एवं पार महाद्वीपीय स्वरूप के थे। जो कुछ हुआ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्रायः अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहां से ये साम्राज्य फैलने लगे। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों से बदल सकती हैं। पश्चिमी यूरोप में 9वीं से 17वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं। इन कारकों में धार्मिक विश्वासों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोगों पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान का विकास, लोक सेवाओं के निर्माण, संसद विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए सरकार के संगठन पर गहन विचार और उद्योग और कृषि में प्रयोग आने वाली तकनीकी में सुधार शामिल है। इन परिवर्तनों के परिणाम यूरोप के बाहर भी पुरजोर तरीके से महसूस किए गए। जैसा कि हमने देखा कि 5वीं सदी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य विघटित हो गया था। पश्चिम और मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य के अवशेषों ने धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लिया था जिन्होंने वहां पर राज्य स्थापित कर लिए थे। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका की तुलना में पश्चिमी यूरोप में नगरीय केंद्र छोटे थे। 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र एक से लंदन, रोम व सियना यद्यपि छोटे थे तथापि उनका महत्व कम नहीं था। 9वीं से 11वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चर्च व शाही शासन ने वहां के कबीलों के प्रचलित नियमों और रोमन संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। उनका इसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं सदी के प्रारंभ में सरलमेन का साम्राज्य था। इसके शीघ्र पतन के पश्चात भी हंगरी वासियों व वाइकिंग्स लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद नगरीय केंद्र व व्यापार तंत्र बने रहे। इन सभी परिवर्तन की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप सामंती व्यवस्था अस्तित्व में आई। सामंतवाद की पहचान थी दुर्गों व मेनर भवन के इर्द गिर्द कृषि उत्पादन। वह भूमि मेनर के लार्डों की थी जिस पर कृषक कार्य करते थे। ये वफादार होने के साथ माल और सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होते थे। ये लार्ड बड़े लार्डों के जो राजा के सामंत होते थे के प्रति वचनबद्ध थे। कैथोलिक चर्च सामंतवाद को समर्थन देता था और उसके पास अपनी भूमि भी थी। ऐसे संसार में जहाँ पर जीवन की अनिश्चितताएं, औषधियों का अल्प ज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा आम बात थी, चर्च ने लोगों को व्यवहार को का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु के बाद का जीवन सहनीय बन सके। मठों का निर्माण हुआ जहाँ पर धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने कैथोलिक चर्चवासियों के निर्देशानुसार सेवा लगाते थे। साथ ही चर्च स्पेन में बाइजेंटियम तक के मुस्लिम राज्यों में फैले विद्वता तंत्र का भाग थे।
इसके अलावा वे यूरोप के अधीनस्थ राजाओं, पूर्वी भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों का प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध कराते थे। वेनिस और जिनेवा के भूमध्य सागरीय उद्यमियों से प्रेरित होकर सामंती व्यवस्था पर वाणिज्यिक और नगरों का प्रभाव बढ़ता व बदलता गया। इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्यों एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते रहे। इन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ में तथा ईसा के जीवन में जुड़े पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आजाद कराने की भावना से प्रेरित होकर यूरोपीय राजाओं ने धर्म युद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार के स्थानों से संबंध मजबूत किए। यूरोप के आंतरिक व्यापार में सुधार हुआ, जो मेलो और बाल्टी समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था और बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रेरित था। वाणिज्य विस्तार के ये अवसर जीवन के मूल्य के प्रति बदलते हुए रवैये से मेल खाते थे। इस्लामी कला और साहित्य में मानव और प्राणियों की प्रति प्रचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान और बाइजेंटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का एक नया नजरिया प्रदान किया। 14वीं सदी से, जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में रईस लोग मृत्युपरांत जीवन की अपेक्षा इस जीवन से अधिक वास्ता रखने लगे। मूर्तिकार, चित्रकार और लेखक मानव और संसार की खोज में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। 15वीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थिति में यात्रा और खोजों का अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया गया। कई खोजें यात्राएं शुरू हुई। स्पेनवासी पुर्तगाली जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर और दक्षिण में जाने लगे। इस तरह उत्तमासा अंतरित होते हुए वे भारत पहुंचे, जो यूरोप में मसालों के एक बड़े महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया। 1492 में एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोपीय वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। दूसरे खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया। यूरोप के यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान भांति भांति के लोग मिले। कुछ हद तक वो उनसे सीखने के इच्छुक थे। पोप और कैथोलिक चर्च में भूगोलवेत्ता एक पर्यटक हसन अल वजान यूरोप में लियो अफ्रीकानस के नाम से विदित के नाम से प्रोत्साहित किया। इस भूगोलवेत्ता ने पोप लियो 10 के लिए 16वीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार लिखा। जेसुइट चर्च के सदस्यों ने 16वीं सदी में जापान के बारे में जाना, उसके बारे में लिखा। 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यक्ति विल एडम्स जापानी शोगुन और तोकुगावा इयास का मित्र एक सलाहकार बन गया। अमेरिका पहुंचने पर यूरोपीय लोगों का वहां के मूल निवासियों के साथ संपर्क हुआ। हसन अलविजान की तरह इन लोगों ने यूरोपीय लोगों में दिलचस्पी ली और कभी-कभी उनके लिए काम भी किया। उदाहरण के लिए एज़टेक की एक महिला ने, जो बाद में डोना मेरीना नाम से जानी गई, मेक्सिको की स्पेनी विजेता कोर्टेस से दोस्ती की, उसके लिए दुभाषिए का काम किया और कई तरह के प्रबंध करवाए। यूरोपवासी नए लोगों के साथ सामना होने की स्थिति में कभी-कभी सचेत और अनात्मसंसी और चौकन्ने होते थे। यहाँ तक कि जब व्यापारिक एकाधिकार स्थापित और करने और हथियारों के बल पर अपनी सत्ता थोपने के लगातार प्रयास करते रहे। आप जानते होंगे कि ऐसा ही पुर्तगालियों ने 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट आगमन के बाद हिंद महासागर में भी किया। दूसरी ओर कभी-कभी दबंग, आक्रामक एवं क्रूर थे, जिनमें से वे मिले हुए अज्ञानी मानकर उन्होंने अपने श्रेष्ठ का भाव प्रदर्शित किया। कैथोलिक चर्च ने दोनों रवैयों को प्रोत्साहन दिया। चर्च दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के लिए अध्ययन का केंद्र था, लेकिन उसने उन लोगों पर होने वाली हमलों को बढ़ावा दिया जिन लोगों को वह गैर ईसाई मानता था। गैर यूरोपवासी की दृष्टि से यूरोप के साथ उसके संपर्क संघर्ष अलग अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों और भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। वे ऐसे हृष्ट-पुष्ट व्यापारियों तथा नाविक के रूप में देखे जाते थे, जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने उनकी प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ जल्द ही सीख लिए। उदाहरण के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में एज़टेक साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोपवासियों का उपयोग एक एज़टेकों की शक्ति को चुनौती में देने में किया। साथ ही साथ यूरोपवासियों के साथ आई बीमारियों ने जनसंख्या का विनाश कर दिया। 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई। कालक्रम 3, जिनमें 1300 से 1700 तक के बारे में हम पढ़ेंगे। यूरोप में
विचाराधीन काल में अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसमें कृषि, किसानों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को देखा गया। इसके अलावा अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। इस काल रेखा से ज्ञात होता है कि महाद्वीपों के आपसी संबंधों में व्यापार को प्रोत्साहित किया। इन संपर्कों ने अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया और विचारों, आविष्कारों तथा वस्तुओं का आदान-प्रदान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप होने लगा। भूमि पर नियंत्रण, स्रोत, व्यापार के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए राज्यों में परस्पर लगातार संघर्ष हो रहे थे, जिस कारण महिलाओं और पुरुषों को यदि उनकी हत्या न कर दी गई हो तो उन्हें उनके निवास स्थानों से निकाल कर उन्हें दास बनाया जा रहा था। इस तरह लोगों का जीवन अनेक रूपों से इतना अधिक बदल गया था कि उसे पहचानना बहुत कठिन हो गया। ये कालक्रम है 1300 से 25 में स्पेन में अलहब्रा और ग्रेनेड महत्वपूर्ण संस्कृति केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और ये अफ्रीका की बात है, यूरोप की है। और 1325 से 50 में मिस्र में प्लेग फैला और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सतवर्षीय युद्ध और संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ एक प्रकार के प्लेग का प्रकोप हुआ। और 1350 से 75 में इब्न बतूता सहारा की खोज किया और फ्रांस के किसानों ने ऊंचे करों का विरोध किया। और 1375 1400 में ब्रिटेन में किसानों का विद्रोह हुआ और जोफरी चासर ने दी कंटेम्पररी टेल्स की रचना की, जो अंग्रेजी भाषा में प्राचीनतम कृति थी। 1425 से 50 में पुर्तगाली ने दास व्यापार 1442 को प्रारंभ किया। और 1450 से 75 में पश्चिम अफ्रीका में संघाई साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सहारा के पार व्यापार का जाल बिछाना था। पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती 1471 के बाद क्षेत्र में आक्रमण और बस्तियों की स्थापना। यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक का निर्माण इटली के लियोनार्डो दा विंसी 1452 से 1519 में, चित्रकार, वास्तुविद और अन्वेषक। 1475 में 1500 पुर्तगाली ने बोकोंगो राजा को ईसाई बनाया और इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई। 1500-1525 में अफ्रीकी गुलामों को अमेरिकी में गन्ने की खेती के लिए लाया गया और ऑटोमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। दक्षिण अमेरिका में उपजी कॉफी को यूरोप में पहली बार 1517 तक तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर, तुर्की की का भी पहली बार प्रयोग किया गया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार किए। 1425 से 50 में कोपरनिकस सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। और फिर 1575 में विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के नाटककार बने। और 1575 में 1600 में जज रियाज जेनसन माइक्रोस्कोप की खोज की गई। और 1600 से 25 में नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर जा पहुंचा और यहाँ धातु कर्म के अनेक केंद्र थे। और प्रथम उपन्यास डॉन क्विक्सोट को स्पेनी भाषा में 1405 में लिखा गया। और 1425 से 50 में विलियम हार्वे यह दिखाया कि रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है। और 1450 से 75 पुर्तगालियों ने कोंगो राज्य को नष्ट कर दिया और लुई 14वां फ्रांस का शासक बना। 1675-1700 में पीटर महान ने रूस का आधुनिकीकरण किया। और 1300 से 25 में एशिया में क्या हुआ? एशिया में कुछ ऐसा विवरण नहीं है। 25 से 50 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई दक्षिण एशिया में। और 1350 से 75 में चीन में मिंग राजवंश हुआ, जो 1368 से। और 1425 में क्षेत्रीय सुल्तानों का अभ्युदय हुआ। 1450 से 75 में ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ। और 1475 से 1500 में वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। और 1500 से 1525 में पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश, इनका विरोध हुआ और इन्हें मोकोवो की ओर खदेड़ा जाना। 1525 से 50 में बाबर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और 1550 से 75 में अकबर ने 1556 और 1605 में मुगल शासन को संगठित किया। 1675-1600 में प्रथम काबुली नाटक जापान में प्रस्तुत किया गया। और फारस के शाह अब्बास ने 1587 से 1629 में यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली को लागू किया। 1600 से 1625 में जापान में तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना हुई। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई भारत में। और 1625-50 में डच लोगों को छोड़कर समस्त यूरोपीय व्यापारियों को जापान से व्यापार करने पर रोक लगाई गई। और चीन में मंचू शासन 300 वर्षों तक रहा। यूरोप में चीन की चाय और रेशम की मांग में बढ़ोतरी हुई। ताजमहल का निर्माण जो 1632 से 53 में हुआ। 1650 से 75 में ऐसा कोई विवरण नहीं है। और ये भी, तो ये अमेरिका का है और ये भी देख लीजिए। तो अमेरिका में हुआ था टेनोक्टिलॉन, मेक्सिको की एज़टेक राजधानी 1325 में यहाँ के भवनों, मंदिरों, सिंचाई और प्रणालियों तथा लेखा प्रणाली के लिए विख्यात हुआ। ऐसा कोई विवरण नहीं है। और यहाँ पर 1450 से 75 में इंका लोगों ने पेरू पर अधिकार किया। 75 से 1500 में कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुंचा। 1492 में जिसे वेस्ट इंडीज का नाम दिया। 1500-1525 में मेक्सिको पर स्पेन की विजय हुई।
और स्पेनी नौचालन मैगेलन प्रशांत महासागर में जा पहुंचा। 1525 से 50 में फ्रांसीसी अन्वेषक कनाडा पहुंचे और 1550 से 75 में स्पेन की पेरू पर विजय हुई। 75 से 1600 में डच नाविक अनायास की ऑस्ट्रेलिया पर पहुंचे और 1600 में 1625 इंग्लैंड में उत्तरी अमेरिका में अपनी प्रारंभिक कॉलोनियां बनाई। सबसे पहले गुलामों को पश्चिमी अफ्रीका से वर्जीनिया लाया गया और स्पेनी नाविक तहीर 1606 में पहुंचे। और 25 से 50 में क्या हुआ? 1600 डच लोगों ने न्यू अमेस्टर्डम की खोज की, जिसे आजकल न्यूयॉर्क कहते हैं। मैसाचुसेट प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और डच नाविक अबेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की। इसके बाद वह वान डीमेन की भूमि पर उतरा, जिसे तस्मानिया नाम दिया गया। अम, अम, न्यूजीलैंड भी जा पहुंचा और उसने विशाल क्षेत्र का भाग समझा। 1650 से 75 वेस्ट इंडीज में पहली बार गन्ने की खेती की गई और 1675 में सर्वप्रथम मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने उपनिवेश स्थापित किए और इसका नामकरण सम्राट लुई 14वें के नाम पर लुसियाना रखा। 3 वर्ग अब स्टार्ट करेंगे, ये सब तो अभी तक वो था। तो इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार किया। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्रायः युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाने अति आवश्यक हो गया था। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। ईसाई धर्म, जो 4वीं सदी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च भी यूरोप में कुछ एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया। 3 वर्ग जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, जो हमारा विवरण 3 सामाजिक श्रेणियों से ईसाई, पादरी और भूमिधारक और अभिजात वर्ग और कृषक। इन 3 वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकार ने विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास, यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास का विस्तृत कार्य किया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भूस्वामित्व के विवरण, मूल्यों और कानून मुकदमों जैसी बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए चर्चों से मिलने वाली जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेख की मदद से ही परिवार और जनसंख्या की संरचना का समझा जा सकता था। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों और व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी और गीत व कहानियों द्वारा हमें त्योहारों, समुदायों, गतिविधियों के बारे में बोध हुआ। इन सभी उपयोग इतिहासकारों द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन परिवर्तनों को समझने में किया जा सकता है। सामंतवाद और सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से था जिनका यह तर्क भी था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तित्व की जीवनियों में कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिसमें लोगों के समूहों का व्यवहार और रूप समझा जा सके। ब्लॉक का सामंती समाज यूरोप, विशेष 900 से 1300 के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों और श्रेणियों, भूमि प्रबंधन और उस काल की जो संस्कृति का साधारण विवरण देता है। द्वितीय विश्व युद्ध की नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध व अध्यापन कार्यों पर अचानक ही विराम लग गया। मध्ययुग शब्द 5वीं और 15वीं सदी के मध्य के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है। सामंतवाद का परिचय। इतिहासकार द्वारा सामंतवाद शब्द का मतलब, जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधि व राजनीतिक सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली में विकसित हुए। तो ये देख सकते हैं क्या है, ये पश्चिमी यूरोप का चित्र है, अच्छे से देख लीजिए। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत, लॉर्ड और कृषक, जिसे कि पीसेंट्स बोलते हैं, इसके संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में उन्हें रासायनिक सुरक्षा देते थे। इसके साथ लॉर्ड कृषकों का व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार किया। यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा सलमान के काल में पाई गई, तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। फ्रांस और इंग्लैंड। गॉल, जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, 2 विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। जर्मनी एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। 6वीं सदी को यह प्रदेश फ्रैंकिश
अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा सलमेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गए। एक संकरित जलमार्ग के साथ स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास 481 में क्लोविक फ्रैंक लोगों का राजा बना। 486 में क्लोविक फ्रैंक ने उत्तरी गॉल पर विजय अभियान प्रारंभ किया और 496 में क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए और 714 में चार्ल्स मर्टल राजमहल का मेयर बना और 751 में मार्टल का पुत्र पोपिन फ्रैंक लोगों के शासन को पदस्थ करके शासक बना और अपने एक अलग वंश की स्थापना की। विजय अभियानों ने राज्य का आकार दुगुना कर दिया। 768 में पेपिन का स्थान उनके पुत्र सॉलमैन चार्ल्स महान द्वारा लिया गया और 800 से पोप लियो थर्ड ने सॉलमैन की पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया और 840 में नॉर्वे में वाइकिंग लोगों के हमले हुए। 3 वर्ग। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्ग में किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा, यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं, तीसरे शेष अन्य कार्य करते हैं। इस तरह समाज मुख्य में 3 वर्ग पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग में बटा था। तो 12वीं सदी में बिंगेन का अम्बेड हिल्डेगार्ड ने लिखा कि कौन चारवाहा अपने समस्त पशुओं, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। इसलिए मनुष्यों को भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे के तबाह न करें। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे वह स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग। पहला कौन सा था? पादरी, दूसरा अभिजात। पादरी ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था। वेस्टलेज नाम के एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। फ्रांस के शासक का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण, जिसे वेस्लेज कहते हैं, क्या कहते हैं? वेस्लेज कहते थे। और यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनके फ्रैंक लोग भी एक थे, में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपनी स्वामी शाब्दिक अर्थ अंग्रेजों का मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। सेन्योर लॉर्ड दास की रक्षा करता था और बदले में वह उनके प्रति निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथों का विनिमय शामिल था, जो कि चर्च में बाइबिल की शपथ लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास को मतलब वेसल को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा लिखित अधिकार पत्र, एक छड़ी मतलब स्टॉप या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी उनका अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, जो सामंती सेना फ्यूडल वेवीज कहलाती थी। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिनमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत व चारागाह, उनके आसामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनका घर मेनर कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी। उनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था और साथ ही साथ उनके अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। मेनर की जागीर। लॉर्ड का अपना मेनर भवन था, वहां गांवों पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार बढ़ई लॉर्ड औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें वस्त्र काती बुनती थी। बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीड़क के कार्य करते थे। जागीरों में विस्तृत अरण्यक भूमि और वन होते थे और लॉर्ड शिकार करते थे। उनके यहाँ चारागाह होते थे, जहाँ उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। ये चित्र देखिए, सार्वजनिक चारागाह, पतझड़ बीज, सब कुछ देख सकते हैं। तो 13वीं सदी
के कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा, जिसमें नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों का कोई जानकारी नहीं थी। उनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के रूप में हुआ। मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लाट जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे, जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे। ऐसी चीजों को उन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ा था। तो नाइट क्या है? 9वीं सदी के यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। उसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा ने संबंध था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीप को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की और मदिरा संपीड़न के अतिरिक्त वह उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। सामंती मैनर मतलब फ्यूडल मैनर मैनर की तरह फीव की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यता को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाढ़ बनाने, घेराबंदी और उनको पुतलों का रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेनाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए होती थी। 12वीं सदी के गायक फ्रांस की मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे। वो अंततः ऐतिहासिक और अंततः काल्पनिक होती थी। उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो पांडुलिपियां भी अधिक नहीं थी। घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक मेनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक सकरा छज्जा होता था, जहाँ मेनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी जो संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों को भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। तो प्रथम वर्ग पादरी वर्ग जो था, कैथोलिक चर्च में अपने नियम द्वारा राजा की दी भूमियां थी, जिनमें वो कर उगा सकते थे। इसलिए एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मापदेश सुनते तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था, जैसे कृषि दास पर प्रतिबंध तथा शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति पर स्त्रियों पर प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी और शानदार महलों में रहते थे। चर्च को एक वर्ष अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते हैं। ठीक है। और अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिए जाने वाले दान का आय का एक स्रोत था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीन की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और झुकाकर घुटनों पर बल झुकना, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीकों की नकल थी। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाज तौर तरीके से चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। भिक्षु चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदाय में रहते थे, जिन्हें एबी या माइनस्ट्री मठ कहते थे, और अधिकतर मनुष्यों को आम आबादी से बहुत दूर होते थे। जो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था, और दूसरा 910 में था बरगंडी बरगंडी में स्थापित क्लूनी था। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहते और रहने और समय प्रार्थना करने और अध्ययन, कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोंग तथा स्त्री नन कहलाती थी। कुछ आबों को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग औबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकती थी।
10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें, भू जागीरों के साथ साथ स्कूल व कॉलेज और अस्पताल संबद्ध थे। इस समुदाय ने कला के विकास में योगदान दिया। ओबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें फॉयर्स कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान में अपनी जीविका चलाते थे, दान से। इंग्लैंड के फॉरेन बरों में सेंट माइकल की बेनेडिक्टीन ऑर्बे बेनेडिक्टीन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे। इसका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जाता था। इस पुस्तक के कुछ नियम थे। अध्याय 6 में भिक्षुओं को बोलने की आगे कभी ही दी जानी चाहिए। 7 में विनम्रता का अर्थ है आज्ञा का पालन, और 33 में किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। 47 में आलस्य आत्मा का शत्रु, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय, शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों को पवित्र पाठ करना चाहिए। अध्याय 48 में मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की समय समस्त वस्तुएं, जल, चक्की, उद्यान, कार्यालय सभी उनकी सीमा के अंदर हो। 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त हुई होने लगी। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता फियर्स क्लाउमैन 1760-70 में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्वक जीवन के साधारण कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों की विशुद्ध विश्वास में तुलना की गई। इंग्लैंड में भी चांसलर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी, जिसमें भिक्षुड़ी, भिक्षु और फायर हास्यास्पद चित्रण किया गया। चर्च और समाज। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी में भी क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण स्थितियां बन गए थे। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीहा के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्योहार का स्थान लिया। इस तिथि को गणना और पंचांग के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के सूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उनकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा। अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पैरिश, एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों हॉलीडेज का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। तीर्थयात्री ईसाई के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। और ये कुछ दिया गया, पढ़ लीजिएगा। 3 वर्ग: किसान, स्वतंत्र और बंधक। तीसरा वर्ग था किसान, जो स्वतंत्र और बंधक था। अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले 2 वर्गों पर भरण पोषण करते थे। काश्तकार 2 तरह के होते थे। स्वतंत्र किसान सिर्फ जिन्हें हिंदी में कृषि दास कहा जाता है, सर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, वर्ष में कम से कम 40 दिन। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिनों निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम में होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष लेबर रेंट कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, बाड़ बनाना, सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की उम्मीद की जाती थी और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते या लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करते। अतिरिक्त इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष टैली था जिसे कि राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और विजात वर्ग इसे कर से मुक्त थे। कृषिदार अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो लॉर्ड के स्वामित्व में थी। इसके लिए कोई उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषि दासों की हानि हो सकती थी। सिर्फ केवल
अपने लाड़ की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर से ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़न में ही आसमान मदिरा और बीयर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। इंग्लैंड सामंतवाद का विकास इंग्लैंड की 11वीं सदी के में हुआ। 6ठी सदी में मध्य यूरोप में एंजिल्स और सैक्सन्स इंग्लैंड में आकर बस गए और इंग्लैंड का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी के नॉर्मैंडी के ड्यूक और विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं में व्यापार उत्पन्न होने वाले विवाद के कई कारण युद्ध होते रहते थे। विलियम प्रथम ने भूमि निपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नरमान अभिजातों में बांट दिया। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए, जिससे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। शीघ्र ही नाइटों को कुछ भूमि उपहार देने में लगे, इसमें उसी प्रकार की सेवा की आशा रखते थे जैसे कि राजा की करते थे। किंतु वे नाइटों को अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। यदि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों में सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहां अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल रही थी। इसमें से कुछ, जैसे पर्यावरण में परिवर्तन, धीरे धीरे लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों में बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। इस पर प्रक्रियाओं की बारी बारी से जांच करेंगे। अब पर्यावरण के बारे में देखें तो 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था। अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसके साथ ही अपनी परिस्थिति के असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इसमें सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई। फसलों का उपज काल छोटा हो गया और इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई। 11वीं सदी में यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इसमें यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई और फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार भी हुआ। और भूमि का उपयोग। प्रारंभिक कृषि प्रौद्योगिकी बहुत अधिक किस्म की थी। कृषक को मिलने वाली यांत्रिक मदद के लेवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का हल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच ही सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था, इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्राय 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था। उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग होता था। भूमि को 2 भागों में बांटा जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था। दूसरी भूमि में को परतीय खाली रखा जाता था। अगले वर्ष परती भूमि पर उड़ाई बोई जाती थी, जबकि दूसरे आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे ह्रास होने लगा और प्राय अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिसमें गरीबी के लिए या गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय की अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मेंढरों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे। चूंकि वे खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निष्क्रिय मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे बेगार करने से बचने लगे। चारागाह वन भूमि के उनका उन लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक उनको इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपदा मानते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी। 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और साँचेदार पटरे का उपयोग होने लगा। ऐसे हल जिसकी अधिक गहरा खोद सकते थे और साझेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को हलों में जोतने के लिए तरीके में सुधार हुआ। गले के स्थान पर जुआ तक कंधे पर बांधा जाने लगा।
इसमें पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी और घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे वे खुर सुरक्षित हो सके। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक शक्तिशाली वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित हो रहे थे। भूमि के उपयोग के तरीकों में बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी था जो खेतों वाली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन। इस व्यवस्था में कृषक 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेत के उपयोग कर सकते थे, बशर्ते वह फसल शरद ऋतु में और उनके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी बसंत में बोता। इसका अर्थ यह है कि कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बाँट सकते थे। वे मानव उपभोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में एक गेहूँ या राई बो सकते थे, दूसरे में बसंत ऋतु में मनुष्य उपभोग के लिए मटर, सेम, सूर तथा घोड़े के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरा खेत परती यानी खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष 3 खेतों का प्रयोग बदल-बदल कर करते थे। इन सुधारों के कारण भूमि की प्रत्येक इकाई में होने वाले उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भोजन की उपलब्धता दुगुनी हो गई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपभोग एवं औसत यूरोपीय आहार में अधिक प्रोटीन का तथा पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया। फलस्वरूप कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगा। अब वे कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। 13वीं सदी तक एक कृषक के खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ रह गया। छोटी जोतों पर अधिक कुशलता से कृषि की जाती सकती थी और इसमें कम श्रम की आवश्यकता थी। इसमें कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिला। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकी बदलाव में अत्यधिक धन लगता था। कृषकों के पास पनचक्की और पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए इस मामले में हम लॉर्डों द्वारा की गई, परंतु कृषक भी कई अन्य क्षेत्रों में पहले पहल करने में सक्षम रहे, जैसे कि खेती योग्य भूमि का विस्तार करने में। उन्होंने फसलों की 3 चक्रीय व्यवस्था को अपना गांव में लोहार की दुकानें और भट्टियां स्थापित की, जहां पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने वाले मरम्मत करने के लिए सस्ती दरों पर किया जाने लगा। 11वीं सदी में व्यक्तिगत संबंध को सामंतवाद का आधार थे कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। लाडो का लगान उनको सेवाओं के बजाय नकदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा और कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया। पुनः उन वस्तुओं को शहर में बेच देते थे। धन का बढ़ता उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा, जो खराब फसल के समय बहुत अधिक हो जाती थी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 से 1320 के बीच कृषि मूल्य दुगने हो गए थे। चौथा वर्ग था नए नगर और नगरवासी। कृषि में विस्तार के साथ उससे संबंध 3 क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार, नगरों, शहरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या 1000 से लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकते थे। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ तबाह हो गए थे, परंतु 11वीं सदी से जब जब कृषि का विस्तार हुआ तो वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुए। नगर फिर भी बढ़ने लगा। जिन जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस होती हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सके, जहां वो अपने उपकरण और कपड़े खरीद सके। इन जरूरतों ने बुनियादी हॉट मेलों को बढ़ावा दिया और छोटे विपणन केंद्रों को विकास किया, जिनमें धीरे-धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहाँ व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सकें और एक कार्यालय जहाँ पर नगर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सकें। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, बिसर्पों के जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगरों में लोग सेवा के स्थान पर लॉर्डों की जिनकी भूमि पर नगर बसे थे कर देने लगे। नगरों के कृषक परिवारों के जवान लोगों की वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती एक प्रसिद्ध कहावत थी। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नजरों से एक वर्ष व एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति तो स्वतंत्र कृषक व भगोड़े कृषिदास थे, जो कृषि की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों जैसे साहूकार, वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जाता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी मतलब गिल्ड था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित है। एक ऐसी संस्था
थी जो उत्पाद की गुणवत्ता उनके मूल्य बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानिक समारोहों के लिए था जहां गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पहरेदार नगर के चारों तरफ गश्त लगाकर शांति विस्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रीति भोज और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था और सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। 11वीं सदी के आते-आते पश्चिम एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी भारत के सागर के दक्षिण की समुद्री यात्रा करते थे और अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मेनर से दूसरे मेनर जाना पड़ता था। अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे-जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार का विस्तार होता गया। नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजात्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। कैथीड्रल नगर चर्च चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी में फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और जब उनका निर्माण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज लोगों के जमा होने वाले सभागार, प्रार्थना के लिए बुलाने वाले घंटियों द्वारा सुनाई पड़ सकते थे। खिड़कियों के लिए अभिरंजित कथा कांच का प्रयोग होता था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथीड्रल के अंदर की व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियों की रोशनी उन्हें बाहर की व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। तो दावत के दिनों में हमारे द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली कमी, जगह की संकीर्णता, अत्यधिक यंत्रण और शोर के कारण भाग का स्त्रियों और पुरुषों के सिरों के ऊपर स्थित वेदिका पर चले जाना, ये सब कुछ ऐसे कारण थे जिसमें हम पवित्र चर्च को विस्तृत एक व्यापक बनाने का निर्णय लिया। विभिन्न क्षेत्रों में आए अनेक विशेषज्ञों के अतिकुशल हाथों से तरह-तरह की शानदार नई खिड़कियों की पुताई कराई, क्योंकि खिड़कियां अपने अद्भुत निष्पादन और बहुत महंगे रंजित और सफाया कांच के कारण बहुत मूल्यवान थी। इसलिए उनकी रक्षा के लिए हमने सरकारी प्रधान शिल्पकार और स्वर्णकार की नियुक्ति की। वो अपनी तनख्वाह वेदिका के सिक्कों के रूप में और आटा अपने भाई बंधुओं के सार्वजनिक भंडार से ले सकते थे। वे उन कला वस्तुओं की देखरेख के कर्तव्यों की अपेक्षा कभी नहीं कर सकते थे। तो 14वीं सदी का संकट 14वीं सदी की शुरुआत में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। वो 3 कारक कौन से थे? तो उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु में ले लिया और पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानी और सागरी बाढ़ों ने अनेक फौन प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप सरकार के करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व ही अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चारागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों की 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तत्कालीन परिणाम था अकाल। 1315 से 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौतें हुई। इसके साथ-साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं और 13वीं सदी में जैसे-जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ, तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ-साथ चूहे आए, जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप में प्रारंभिक सदियों की अपेक्षाकृत अधिक अलग-थलग रहा। 1347 में 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का लगभग 20% भाग इसमें कवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% तक थी।
कितने बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने कुटुंबियों के साथ नाश्ता कर उस रात्रि को दूसरी दुनिया में अपने पूर्वजों के साथ रात्रि भोज किया होगा। लोगों की हालत दयनीय थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। हजारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे और बिना किसी मदद से मर जाते थे। अनेक खुली गलियों में मरते थे और बाकी अपने घरों में मरते थे। इसका पता उनके सड़े शरीर की बदबू से चलता था। चूंकि पवित्र कब्रिस्तान इतनी अधिक संख्या में शरीरों को दफनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, अतः उनको सैकड़ों की संख्या में बड़ी-बड़ी खंदकों में डाल दिया जाता था, जैसे कि पोत में सामान को भरा जाता है और ऊपर थोड़ी-सी मिट्टी डाल दी जाती थी। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए। बंद समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था, तो सबको इसमें बीमार होने में देर नहीं लगती थी। लगभग प्रत्येक मामले में कोई भी नहीं बचता था। प्लेग शिशुओं तथा युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360 में 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 से 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर संतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई थी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरों की दरों में 250% तक की वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों से दोगुनी की मांग कर सकता था। सामाजिक असंतोष। इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मजदूरी की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट में अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जिन्हें उन्होंने हाल ही में अपनाया था। उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित किया। इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। यद्यपि इन विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया, पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीके से उन स्थानों पर हुए जहां पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोह को तीव्रता से यह सुनिश्चित कर दिया गया कि पुराने सामंत रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। धन अर्थव्यवस्था काफी अधिक विकसित थी जिन्हें पलटा नहीं जा सकता था। इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोहों का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों में यह सुनिश्चित कर लिया कि इस दास्ता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। 11वीं सदी से 14वीं शताब्दी में 1066 नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय। 1100 के पश्चात फ्रांस में कैथीड्रलों का निर्माण। 1315 से 17 में यूरोप में महान अकाल। 1347 से 50 में ब्यूबोनिक प्लेग और 1338 से 61 में 1461 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध और 1381 में कृषकों में विद्रोह। राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए? राजनीतिक हालकों में विकास और सामाजिक के प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहे। 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे। फ्रांस में लुई ग्रामे, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन और इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड ने निरंकुश शासक थे जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। 12वीं-13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति में इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उनके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों की सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण रूप से उनके अ, अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के साथ समझ टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये नए शासक कौन थे? 1661 से 1559 में फ्रांस में नए शासक हुए। 74 से 56 में स्पेन में नए शासक और 1450 से 1547 में इंग्लैंड में नए शासक। करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुए जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सकते थे। इस तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार किया तथा राजसत्ता के प्रति
होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को दबाया, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि केंद्रीकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध नहीं किया। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुए और 1497 से 1536 और 47 और 49 और 53 में दमन कर दिया गया। फ्रांस ने ग्राम 1461-83 को ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अवरकोट के अभिजात और अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी सख्ती के जबरदस्ती हड़पे जाने का विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए चतुरतापूर्वक परिवर्तन किए। नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्दी ही अपने को राष्ट्रभक्तों में बदल लिया। इसी कारण से शाही निरंकुशता सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता है। वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति को सामंती प्रथा के शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए, परंतु नई शासन व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीकों से अलग थी। शासन अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। अब वो व्यापक दरबारी समाज की आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। सभी राजतंत्र, चाहे वे कितने भी कमजोर हों या शक्तिशाली हों, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग का सुनिश्चित करने का साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया या प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए धन और गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारियों और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। वे राजाओं को धन उधार देते थे, जो इसका उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे। शासकों ने इस प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना दिया। फ्रांस और इंग्लैंड का बाद में का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बनना था। 1614 में बालक शासक लुई 13 के शासनकाल में फ्रांस की पारदर्शदात्री सभा, जिसे स्टेट जनरल कहते हैं, जिसके 3 सदन थे, 3 वर्ग, पादरी, अभिजात और अन्य प्रतिनिधित्व करते थे, का एक अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात 2 सदियों 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मस विजय से पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी एक कर लगाने के पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुआ, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो नगरों के ग्रामीण प्रतिनिधित्व करते थे, शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम, जो 1629 से 40 ने पार्लियामेंट के बिना बुलाए 11 वर्ष तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर उसे बुलाने की बाध्य हुआ, तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया। बाद में उसे प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई, परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्री सरकार और इंग्लैंड के राजतंत्र हैं। इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद इन दोनों राष्ट्रों के इतिहास में अलग-अलग दिशाएं अपनाई। तो फ्रांस की प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन करना है। जनसंख्या के स्तर में होने वाले लंबी अवधि के परिवर्तनों ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था के समाज को प्रभावित किया है बताना है। नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ, ये बताना है। मध्यकालीन मठों का कार्य क्या था। तो क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करिएगा। कैसा लगा चैप्टर बताइएगा जरूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जाने से पहले लाइक तो पक्का ही कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।